ऑलराइट, चलो चालू हो गया। तो डेरिवेशन देखो, हुक्स लॉ इन एसएचएम क्या करता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखिएगा यहाँ का, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। Restoring force is directly proportional to displacement from the mean position, and force and displacement are oppositely directed. So we can write F is equal to minus kx. What is k? Restoring force constant or spring constant, constant है। F की जगह we can write m into mass into acceleration। ये तो आपको रट जाएगा, है ना, बार बार। मास तो मास है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो we can write acceleration is dv by dt, rate of change of velocity। देखो थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ मैं भी, हाँ, मैंने डायरेक्ट d2x नहीं लिखा, एक्सेलरेशन dv by dt लिख दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ लिख रहा हूँ मास, ये d by dt है। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम dt इज इक्वल टू माइनस kx। और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m, और ये इसको सॉल्व किया तो दिस विल बी d into dd स्क्वायर, यानी हम उसको d2x बोलेंगे, d2x by dt into dt will become dt square is equal to minus k into x। now dividing both sides by m, दोनों साइड्स को m से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो लेफ्ट में मिलेगा d2x by dt square is equal to minus k upon m into x। ठीक है, हमने m से डिवाइड किया दोनों साइड्स को, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इधर बुला लेंगे, तो इट विल बिकम d2x by dt square प्लस k upon m into x। ठीक है, जो माइनस था वो लेफ्ट में आया तो प्लस हो गया। नाउ वी विल राइट d2x by dt square प्लस k upon m की जगह आई एम राइटिंग ओमेगा स्क्वायर into x is equal to 0। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर क्या है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज k by m। अब ओमेगा स्क्वायर k by m के इक्वल क्यों है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब सवाल ये आता है कि एंगुलर वेलोसिटी ये लीनियर एसएचएम में क्या कर रहा है, लीनियर ऑसिलेशन में, तो मैंने आपको समझाया था, अगर एक पार्टिकल किसी सर्कल के सर्कमफरेंस पर गोल गोल घूम रहा है, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इधर से लाइट आ रहा है, तो पार्टिकल का जो शैडो रहेगा, उसकी जो परछाई आएंगी, अभी बीच में है तो शैडो यहाँ आएंगी, पार्टिकल राइट में से गोल गोल घूमेगा पूरा सर्कमफरेंस पर, तो उसकी शैडो राइट में जाएंगी, लेफ्ट में जाएंगी, राइट लेफ्ट, द शैडो ऑफ द पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेशंस। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी टर्म आया है यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल गोल घूम रहा है तो इट हैज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी शैडो लीनियर ऑसिलेशंस कर रही है, लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m क्यों लिखे हमने, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब होता है 2 pi by t। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कर देंगे तो 4 pi स्क्वायर बाय t स्क्वायर हो जाएगा, और इसके डायमेंशंस फाइंड करेंगे ओमेगा के हम, तो उसके डायमेंशंस में टाइम का टर्म आएगा, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, ओमेगा स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। k और m की भी डायमेंशंस अगर हम फाइंड करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर और k by m के डायमेंशंस मैच होते हैं, इसलिए आपने ओमेगा स्क्वायर रखे। ठीक है, ये समझे ना, ओमेगा स्क्वायर रखने का प्रूफ क्या है, सॉल्व करके बताओ, आप सॉल्व करके फिर से याद दिलाऊं मैं कि ओमेगा स्क्वायर क्यों रखे, ये आपको सबको मालूम है, मालूम है ना, वेरी गुड, क्योंकि ये इससे पहली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, तो दिस इज आवर रिवीजन क्लास। तो अब देखो, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर अनडैम्प्ड एसएचएम। अनडैम्प्ड एसएचएम किसको बोलते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार सेम रहता है, एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है ना, और एसएचएम आपको मालूम। चलो ठीक है, अब ये टर्म क्या है, आई कैन राइट d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। एंड व्हाट इज d2x by dt स्क्वायर, ये देखो d2x by dt स्क्वायर को पीछे ले गए तो dv by dt हो गया, और वो ले गए तो एक्सेलरेशन हो गया, तो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब एक्सेलरेशन की दो अलग अलग जगह अलग वैल्यूज होती है, एट द मीन पोजीशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है, तो कितनी कितनी वैल्यूज होती है, तो देखो फाइंड कर लेते हैं। वी ऑल नो एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, x इज इक्वल टू 0, है ना, घड़ी का बॉब, पेंडुलम, चेंडू अगर बीच में है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, x की वैल्यू 0 लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, x की वैल्यू प्लस है, और इधर x की वैल्यू वी राइट माइनस है ना। एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता फॉर अ गिवन पेंडुलम, प्लस है, प्लस 5 सेंटीमीटर, माइनस 5 सेंटीमीटर, प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट द मीन पोजीशन इज 0, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू 0, तो इट विल बिकम 0। ठीक है, एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन कितना होता है, 0।
अब एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड करना है हमको, तो वी विल डू वन थिंग, लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन यानी एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन x का मैग्नीट्यूड कितना होता, तो a होता है ना। मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहा हूँ कि आपको मालूम है x की वैल्यू प्लस वो a प्लस a भी हो सकता है माइनस a भी, तो हम उसका प्लस माइनस हटाने के लिए मॉड ले रहे हैं उसका मॉड्यूलस, तो x इज इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज a, है ना। और अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a। हाँ याद रखना यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, तो कैन यू सी इट, यस, गुड। अब उसके बाद देखो द नेक्स्ट थिंग इज, अब राइट का मिटाता हूं मैं, जैसा लग रहा है कि वो डबल रिवीजन में अपना टाइम पूरा आज की क्लास उसी में चली जाएगी, तो सी अब मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने फॉर्मूला क्या लिखी, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, so we can write d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और ये क्या टर्म था, ये था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा था। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt भी लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये ओमेगा स्क्वायर x है ना, वो उधर मैंने ओमेगा ओमेगा ध्यान में रहेगा, तो dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं, dv बाय dx इनटू dx बाय dt, dx का मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, घड़ी का वो जो पेंडुलम है थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट किया dx उसने, तो जानबूझ के मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई भी किया और dx से डिवाइड भी किया, तो ये क्या हो गया, देखो dv बाई dt वैसे था, dx से मल्टीप्लाई एंड dx से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको इनको इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है, तो लेट अस सी, नाउ दिस विल बिकम dv by dx, dv by dx into what is this dx by dt, rate of change of linear displacement है ना, dx and small displacement, dt and small time displacement upon time, तो velocity होता है, is equal to minus omega square x। अब ये v वाले टर्म्स को एक जगह रखते हैं और x dx वाले को अलग भेज देते हैं, तो it will become v into dv is equal to minus omega square, ये x है और ये x और ये dx इधर से डिनोमिनेटर से जाके राइट में न्यूमरेटर में चला गया dx, ठीक है, तो हमने dx और dx वाले को अलग भेज दिया और v और d वाले को अलग रहने दिए। एंड रिमेंबर जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो v के साथ dv रहेगा, x के साथ dx रहेगा, अगर p है तो dp रहेगा, r है तो dr रहेगा, q है तो dq रहेगा, इंटीग्रेशन हमेशा ऐसे। तो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। फिजिक्स में लिखने की जरूरत नहीं होती कि इंटीग्रेटिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह, आपके लिए लिख रहा हूं मैं। सो इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनटू dx। अब ये इंटीग्रेशन का रूल आपको मालूम है, v का पावर अभी क्या है, सबका मालिक है, कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इंटीग्रेशन करते तो पावर 1 से बढ़ा देते, तो इसका पावर हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 1 से बढ़ गया, 1 के बदले 2 हो गया, और जितना पावर होगा उससे डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है ये, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फिर इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, पूछो बाहर क्यों आ गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या है, k अपॉन m, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस, घड़ी के पेंडुलम का जो बॉब है, चेंडू, उसका मास है समझो, तो ओमेगा तो k अपॉन m कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के भी बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट के भी, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, x into dx, x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, और हमारा इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जिसका पावर जितना है उसके पावर को 1 से बढ़ा दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो हियर वी विल डू वन थिंग, हम इसका पावर 1 से बढ़ा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारी v स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये चिल्डर से बात की मेरा वो
सी, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अब x के लिए क्या करेंगे, मैं x का पावर इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, है ना। x का पावर क्या कर दिया हमने, 2 कर दिए, पावर 1 से बढ़ा दिया और उसी से डिवाइड कर दिए, प्लस c। अब ये c क्या है, तो हियर वी विल राइट वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ ये मैं बार बार कह चुका हूँ आपको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करता है, ये आपको एजाज सर समझाएंगे मैथ्स क्लास में, जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे मैथ्स में। 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे सबसे जमा किए तो एक रुपया करे तो बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा। और जो 25 पैसे की जो चिल्लर मिला के जो अमाउंट आ रहा है उसको सी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करते समय जो चिल्लर बच गई वो चिल्लर का प्लस करे तो उसको सी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हम, है ना। वी विल डू वन थिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में दे देता हूं, राइट में जगह नहीं बची। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम, एट एक्सट्रीम पोजीशन हमको मालूम है, एट एक्सट्रीम पोजीशन आपकी तो भरपूर रिवीजन हो जा रही बढ़िया मजे में, है ना। एट एक्सट्रीम पोजीशन वी नो x की मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, a हो जाता है, एंड वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन समझती है आपको, जब बॉब पेंडुलम बॉब जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पर जाता है, तो थोड़ी देर के लिए वो मोमेंटरीली वो थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो रिवर्स गियर मारता है, वापस आना चालू होता है। तो पुट x is equal to a and v is equal to 0 in equation 1, in equation 1। तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा फिर, v स्क्वायर बाय 2, तो v की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर बाय 2। वैसे 0 पे स्क्वायर नहीं लगाया जाता मैथ्स के रूल से, लेकिन मैं आपको समझाने लगा रहा हूँ। 0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, राइट लेफ्ट में क्या है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x स्क्वायर है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, 0 को ये होगा 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये ओमेगा वाले को लेफ्ट में बुला लो तो इट विल बिकम प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c, है ना। रिमेंबर, सॉल्व करते समय हमको कितने भी अच्छे से आता हो तो हमारा फोकस, हमारा अटेंशन रहना चाहिए, वरना एग्जाम में फास्ट सॉल्व करते करते कहीं ऐसा ना हो कि ओमेगा स्क्वायर को हम ओमेगा ही लिखते, गड़बड़ में हेस्ट इज वेस्ट, अतिची माती होते हैं। फिर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, c की वैल्यू अब लिखेंगे हम, पुट c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देंगे ये, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, c की वैल्यू रखना है, क्या है c की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। अब हमको मालूम है कि दोनों साइड से हम 2 को उड़ा सकते हैं, 2 को दोनों साइड से हम हटा सकते हैं, तो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड से 2 कॉमन निकालेंगे, लेफ्ट में बचेंगे, डिवाइडर इनटू में 2 कैंसिल हो जाएगा, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर देंगे तो उड़ जाएगा वो। अब इसको ऐसा लिख लेते थोड़ा अच्छा दिखेगा, कौन सा प्लस वाला टर्म पहले लिख लेते, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू आफ्टर इट, इसके बाद की स्टेप क्या होगी, तो इसके बाद की स्टेप में हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सो वी विल टेक आउट ओमेगा एज कॉमन, इसमें लेफ्ट होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट्स में बचेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये डेरिवेशन इतने बार सॉल्व करके देखना कि सपने में भी आप सॉल्व कर रहे हो तो नींद में भी आपको ये सॉल्व करते हुए दिखाई देना चाहिए, इसको बोलेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, फिर एग्जाम में फटाफट बहुत काम में आता है। और मैंने बताया ऑसिलेशन चैप्टर जिसने अच्छे से कर लिया उसको इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस में साउंड वेव्स के इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशन समझ में आएंगे, क्योंकि साउंड वेव्स में भी ऑसिलेशंस होते हैं और अल्टरनेटिंग करंट भी ऑसिलेटिंग करंट होता है, वो सब हम बाद में समझेंगे। नाउ सी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM एट एनी पोजीशन। अगर पार्टिकल कोई भी पोजीशन पर है और उसकी वेलोसिटी हमको पता करना है ना, पार्टिकल यानी हमारा ये बॉब है समझो घड़ी का,
और वो ऑसिलेशंस कर रहा है, लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है, और किसी ने पूछा यहाँ वेलोसिटी कितनी है उसकी बताओ, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, बीच में वेलोसिटी कितनी है, आखिरी में वेलोसिटी कितनी है, तो हम कहीं की भी उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर कोई हमको x की वैल्यू बता दे कि वो कितने सेंटीमीटर दूर है या कितने मीटर दूर है, तो हम उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी है, और हमको ओमेगा पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड के साथ। तो लेट अस सी, वी ऑल नो, फिर से जैसे एक्सेलरेशन के लिए किए थे हमने वैसे वेलोसिटी के लिए करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर क्या होता है, तो मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 होती है, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो मीन पोजीशन की वेलोसिटी हो जाएगी प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 0 लेंगे, 0 स्क्वायर। हालांकि फिर से बोल रहा हूँ 0 पर स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए, आपके लिए लगाता हूँ ये 0 पे स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम v मीन पोजीशन, v एट द मीन पोजीशन इज प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर। अब रूट भी है और स्क्वायर भी है, और स्क्वायर रूट का मतलब रेज टू पावर 1/2 होता है। आपको मालूम होगा स्क्वायर रूट का ही मतलब क्या होता है, रेज टू पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/3। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और वहां पर क्या आ जाएगा, फिर a बचेगा ओनली, तो वो a हम लिखेंगे अगली स्टेप में। सो वी विल राइट v मीन पोजीशन, v मीन पोजीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू a, है ना। ये मीन पोजीशन की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कितनी रहती है, तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हिच अ पार्टिकल कैन हैव। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ऑसिलेटिंग पार्टिकल की, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन पर होती है, प्लस माइनस ओमेगा इनटू a। अब सेकंड थिंग, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो a होता है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, आपको मालूम प्लस माइनस a दोनों हो सकता है x की वैल्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना। तो फिर ये पुट करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू, पोजीशन नहीं लिख रहा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट। ये समझे ना, प्लस माइनस क्यों लगा है, क्योंकि छोटे बच्चों को पूछे कि बताओ बच्चों 4 का स्क्वायर रूट कितना है, तो छोटे बच्चे बोलते हैं 2 है, लेकिन बड़े बच्चों को पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट कितना है, तो प्लस माइनस 2 बोलते हैं, क्योंकि प्लस 2 इंटू प्लस 2 भी 4 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 भी 4 होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगाया हमने, ठीक है, ओमेगा के सामने प्लस माइनस लगाया। नाउ सी, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर बॉब चेक हुए तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0, और ये हो जाएगा 0। तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, तो 0 होती है। सो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, velocity of the particle at the extreme position is 0. At the extreme position, the velocity of a particle performing linear SHM becomes 0. और आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने v की वैल्यू 0 पुट किए थे इक्वेशन 1 में, तो वहां हमने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर v की वैल्यू 0 होती है एक्सट्रीम पर, ऐसा लिखकर हमने यूज कर लिए, और यहाँ हमने साबित करके दिखा दिया कि v एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 हो जाती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट द वेलोसिटी। अब हमको नया उसके आगे का डेरिवेशन सॉल्व करना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे हम। नाउ वी विल सॉल्व फर्दर फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर अनडैम्प्ड एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिखा हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब प्लस माइनस को नहीं लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज वेलोसिटी, चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं और बार-बार मैं समझाया, इसी डेरिवेशन में भी समझा दिया। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। dx यानी क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल ऑसिलेशंस कर रहा है तो सीधी लाइन में ऑसिलेशन कर रहा है, तो dx यानी डिस्प्लेसमेंट और dt यानी टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a यानी क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं ऑन आइदर साइड, और x यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे dx, ये है dx है और इसके साथ x वाला टर्म आना चाहिए, तो उसको नीचे बुला लिए। देखो हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो रूट में उसको इधर डाला, क्यों dx के साथ x अच्छा लगता है, और इधर राइट में हो जाएगा ओमेगा इनटू dt, ये नीचे का dt उधर भेज दिए। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। ये आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड नाउ। तो सी इसका प्रूफ जो है कि ये इससे क्या आएगा अगली स्टेप पे, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वो एजाज सर आपको समझाएंगे कि इसके बाद इसको सॉल्व करने पर क्या आता है मैथ्स में। इनफैक्ट आई थिंक उसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो इसका प्रूफ होगा, फाइनल स्टेप होगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ओमेगा और बचेगा इंटीग्रल ऑफ dt, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा यानी रूट k अपॉन m होता है, ओमेगा स्क्वायर को k अपॉन m बोला था हमने। तो ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। आपको डिफिकल्टी, आपको दिक्कत यहाँ हो रही होंगी कि सर इसके बाद आपने ये क्यों लिखे। तो इसके बाद ये इसलिए लिखे क्योंकि मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में इसका प्रूफ दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a आता है करके, और हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। फिजिक्स में हम मैथ्स वाली चीज प्रूव नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ये आ गया हमारा। अब देखो इसके बाद की जो स्टेप है हम ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा। अब dt मैंने आपको बताया ना, dx का इंटीग्रेशन कर लो तो x बन जाता, dp का इंटीग्रेशन कर लो तो p बन जाता, dv मिला दी तो v बन जाता। dt यानी स्मॉल टाइम इंटरवल, और बहुत सारे स्मॉल टाइम इंटरवल का इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता का पूर्ण जोड़ना। तो जोड़ कर dt जोड़ लिया तो पूरा t हो जाता है, और उसके साथ थोड़ी चिल्लर निकलती है। वही चिल्लर की कहानी फाई क्या है, तो वेयर फाई इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे c आया था ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, याद है सवा रुपए का एग्जांपल, 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे। ऐसा करते करते क्या हुआ, सब लोगों से 1 रुपया भी जमा किए, 25 पैसे भी जमा किए। तो 1 रुपया जमा किए तो ठोक अमाउंट जमा हुआ, और 25 पैसे किए तो चिल्लर रुपए जमा हुआ। चिल्लर रुपए वो फाई है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम भी है, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनिशियल फेज ऑफ SHM। ये मैंने कल की क्लास में समझाया, रिमेंबर अपनी रिवीजन चल रही है। दिस इज इनिशियल फेज ऑफ SHM, और इसके लिए थोड़ा भारी इंग्लिश वर्ड है इपॉक ऑफ SHM। इपॉक ऑफ SHM, इंग्लिश में इपॉक का मतलब क्या होता है, यादगार। इपॉक का मतलब इंग्लिश में होता है यादगार, जो चीज हमेशा के लिए यादगार रह जाती है उसको बोलते हैं इपॉक। तो इपॉक ऑफ SHM वो यादगार रहता है। मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा आपको वो यादगार क्यों है, वैसे कल समझा दिया था मैंने, है ना। घड़ी खरीद के लाए थे दीवार वाली, उसका पेंडुलम कितना डिग्री एंगल बनाया था इनिशियली उसने विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपका। इसके बाद देखो हियर वी विल राइट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। हमारा स्टेप क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओहो कॉलिंग के ऊपर पेन नहीं चल रहा है। साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू, इधर का राइट साइड पे क्या आ गया, ओमेगा t प्लस फाई, ओमेगा t प्लस फाई। अब समझाने के लिए, हालांकि दिस इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट, समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, ऐसा लिख देता हूं x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई अपॉन साइन इनवर्स। ऐसा हो गया, समझो ये साइन रेज़ टू पावर -1 नीचे चला गया। अब आपको मालूम है कि जो चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। तो समझो इसको ऐसा होगा, ये x अपॉन a इज इक्वल टू साइन का पावर -1 था, न्यूमरेटर में आया तो साइन का पावर +1 हो गया, और +1 पावर हो गया तो हम वो +1 के पावर को नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा समझो इसको। हालांकि मैथ्स में ऐसा कुछ है नहीं, साइन के सामने कुछ भी नहीं, और अकेले साइन को ऐसे नहीं भेजते हम। तो इसके बाद की स्टेप क्या हो जाएगी, तो इसके बाद की स्टेप ये हो जाएगी कि यहाँ रह जाएगा x अपॉन a, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसा हो जाएगा। हम x के लिए लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर अनडैम्प्ड SHM। ठीक है, अब हम डील करते हैं k से। x का मतलब क्या है, a आपको मालूम है, अगर ये घड़ी है और उसका पेंडुलम है, ये कोई भी घड़ी है उस जो भी छत पे लटका है उसका पेंडुलम है, और ये ऑसिलेशंस कर रहा है। हालांकि वो लीनियर होना चाहिए, मैं थोड़ा कर्व कर देता हूँ, कर्व नहीं करना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ 0 रहती, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ये +4 सेंटीमीटर होगी समझो। तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू क्या होगा, a हो गया, और a की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ रहेगा -1 -2 -3 -4, यहाँ x इज इक्वल टू -a रहता है, हमको मालूम है।
यानी ए की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ -4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, अगर हमको कोई एम्पलीट्यूड कितना है ये बता दे और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, रिमेंबर एम्पलीट्यूड फॉर अ गिवन पेंडुलम एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये एम्पलीट्यूड हम कौन सा एसएचएम पढ़ रहे हैं, अनडैम्प्ड एसएचएम, और अनडैम्प्ड एसएचएम में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड 4 -4 +4 -4 +4 -4 मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओमेगा टी का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं मैं आपको। तो सी ओमेगा टी का मतलब हम कल समझ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास दो घड़ी है, एक घड़ी जो है उसका कांटा उल्टा घूम रहा है समझो, तो वो क्या करता है, ये एक चीटी है यहाँ पर और चीटी 1 सेकंड में कितने डिग्री चली, 30 डिग्री चली, फिर एक सेकंड के बाद कितने डिग्री चली, तो फिर 30 डिग्री चली, फिर 1 सेकंड के बाद और कितने डिग्री चली, तो 30 डिग्री चली। यानी चीटी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, चीटी की एंगुलर वेलोसिटी 30 डिग्री पर सेकंड, 30 डिग्री पर सेकंड है। और एक कॉकरोच है और वो कॉकरोच ने क्या किया, 1 सेकंड में उसने 45 डिग्री चला, फास्ट चल रहा है, और अगले 1 सेकंड के बाद और कितना चला, तो फिर 45 डिग्री चला। बताओ एंगुलर वेलोसिटी गोल घूमने की स्पीड किसकी ज्यादा है, कॉकरोच की या चीटी की? तो हमको मालूम है कॉकरोच की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड में ज्यादा डिग्री एंगल कवर कर रहा है, ज्यादा रेडियन एंगल कवर कर रहा है, और चीटी एक सेकंड में कम डिग्री कवर कर रही है ना। तो चीटी को 3 सेकंड लग गए यहाँ से 90 डिग्री पहुंचने में, और कॉकरोच को 2 ही सेकंड लगे। तो किसकी गोल घूमने की स्पीड ज्यादा है, कॉकरोच की ज्यादा है। हमको कैसे पता चला कॉकरोच की स्पीड ज्यादा है? तो हमने देखा कि वो ज्यादा एंगल कवर करता है 1 सेकंड में, है ना, 45 डिग्री करता है और ये 30 डिग्री करता है 1 सेकंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी गोल घूमने की स्पीड कैसे पता की जाती है? गोल घूमने की स्पीड देखा जाता है कि कितना डिग्री पर सेकंड घूम रहा है या कितने रेडियन पर सेकंड घूम रहा है। ठीक है, वैसे ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है, इसे समझाने के लिए डिग्री बोल रहा हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, कितना एंगल कितने सेकंड में कवर कर रहा है, उसको तो एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। और इस इक्वेशन में हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, x = a sin थीटा प्लस फाई, ऐसा लिख सकते हैं, a sin थीटा प्लस फाई। एक्चुअली आज की क्लास जो है वो कल की क्लास बन गई, कल भी तो इतना ही पढ़े थे अपन ने और आज भी इतना ही पढ़ रहे, यानी आज का एक दिन जो हमारा वो ओमेगा स्क्वायर ने हमारा एक दिन खा लिया। तो x = a sin थीटा प्लस फाई। अब ये थीटा क्या है, तो अगर ये पेंडुलम है और ये ऐसा है, तो थीटा का मतलब है कि पेंडुलम कितना डिग्री एंगल बना रहा है ना। अगर पेंडुलम यहाँ है समझो और उसने 30 डिग्री एंगल बनाया, तो हम यहाँ 30 डिग्री रख देंगे और हमको मालूम है कि दिस इज +4, x की वैल्यू यहाँ 0 है और x की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम कितनी +4 है, दिस इज एम्पलीट्यूड a = +4, यहाँ a की वैल्यू कितनी -4 है सेंटीमीटर समझो। तो अगर हमको a की वैल्यू मालूम है और हमको ये थीटा मालूम है कितना है, तो हम बता सकते हैं बहुत कुछ। अब ये फाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फाई क्या होता है। तो दिस फाई इज कॉल्ड द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। इनिशियल फेज यानी पोजीशन, फेज यानी पोजीशन। तो फाई का मतलब क्या होता है, इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम और इपॉक ऑफ एसएचएम। कभी-कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो इपॉक वर्ड दे देते, इपॉक ऑफ एसएचएम। तो सी इपॉक ऑफ एसएचएम का मतलब क्या है, समझो आपके पापा ने आपके लिए घड़ी, दीवार घड़ी खरीद के लाया आपके घर के लिए, और वो दीवार घड़ी का पेंडुलम ऐसे नीचे टंगा था। तो जैसे वो बॉक्स में लाए थे और जैसे बॉक्स खोले आपके पापा ने, तो घड़ी का पेंडुलम कहाँ दिखा उनको, सेंटर में दिखा, नीचे दिखा लटका हुआ। कितना एंगल बनाया उसने, भी चला, कितनी डिग्री चला वो, तो कुछ भी डिग्री नहीं चला, अभी तो वो खड़ा है वैसे। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन मीन पोजीशन से कितना एंगल बनाया उसने, तो 0 बनाया। तो अब हम हमेशा के लिए याद रखेंगे ये फाई इसके लिए 0 है। क्यों? क्योंकि पापा ने जब घड़ी खरीद के लाए थे और पहली बार ये दीवार में घड़ी को टांग दिया था, उस समय इसका बॉब जो था वो 0 वाली पोजीशन पर था, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और उसने एंगल कितना बनाया था मीन पोजीशन की लाइन से, तो 0 बनाया था। तो ये होगा इनिशियल फेज, इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी पेंडुलम की वो कितनी थी, 0 डिग्री वाली थी, 5 उसका 0 था। तो इससे एक मीनिंग हम ये निकालते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल यहाँ पर बॉब है, पार्टिकल यानी बॉल है, चेंडू, लेकिन हम पार्टिकल लिखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है ऑसिलेशंस करना, उस समय फाई कितना लेते हैं हम, 0 डिग्री लेते हैं।
जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू करता है चलना फिरना, तो उसलिए हम उस समय फाई 0 लेते। फाई का मतलब है इनिशियल फेज, यादगार ऑफ ऑसिलेशन। तो ये यादगार रहता कि पापा ने, अब ये भले ही ऑसिलेशन करेगा तो कहाँ जाएगा, इधर घूमेगा कि कितना भी डिग्री एंगल चेंज करेगा ये, लेकिन फाई कितना था इनिशियली, उसने इनिशियली वर्टिकल लाइन से एंगल कितना बनाया था, 0। ठीक है, अच्छा ये थी पापा की घड़ी, ये पापा की घड़ी थी, उसने फाई कितना बनाई, 0। क्यों? क्योंकि उसने ऑसिलेशन, जिंदगी जब शुरू की ये घड़ी ने, जब ऑसिलेशन करना जब स्टार्ट की, तो कहां से ऑसिलेशन स्टार्ट की, इसने मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट की, और मीन पोजीशन के एंगल को कितना बोलते हैं, फाई को हम 0 बोलते। ये थी पापा की घड़ी। अब चाचा ने भी एक घड़ी खरीद के लाए, पापा को लगा, चाचा को लगा कि पापा खरीद सकते हैं घड़ी, तो चाचा भी खरीद सकते हैं, तो चाचा ने भी एक घड़ी खरीद के लाए। और लेकिन चाचा ने जो घड़ी खरीद के लाए दुकान से, वो घड़ी जो थी उसको रखने के लिए उनको सही खड्डा नहीं मिला, सही कवर नहीं मिला। ये भी समझा चुका हूँ मैं आपको। तो चाचा ने जो घड़ी लाई वो ऐसी थी, 12, 3, 6, 9, छोटा काटा, बड़ा काटा और बड़ा काटा, और उसका जो चेंडू था बॉब, वो ऐसा लगा हुआ था, ऐसा, क्योंकि बॉक्स ऐसा आया था खड्डा, तो दुकान वाले भैया के पास दूसरा खड्डा नहीं था, उसमें ऐसा बांध के दे दिया उन्होंने। तो अब ये घड़ी जो है, चाचा ने ये घड़ी खोले और दीवार पे टांग दिए। जैसे ये घड़ी खोल के दीवार पर टांग दिए, तो ये जो बॉब है, ये जो चेंडू है, वो पहले कहाँ है, अभी वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है ना। वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बनाया उसने, 0 वाली पोजीशन जो रहती है ना, x = 0 वाली पोजीशन, उससे कितना एंगल बनाया ऑलरेडी उसने, 90 डिग्री। तो ऐसे समय हम क्या बोलते हैं, ये भी यादगार बात रहेंगी, ये हमारे लिए जिंदगी भर यादगार रहेंगी कि हमारे चाचा ने जो घड़ी लाए थे, उसका फाई जो था वो 90 डिग्री था। 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन भी बोलते हैं, आपको मालूम है, पाई यानी 180 होता है, तो π/2 है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री था। अब ये घड़ी हमने ऐसी के ऐसी दीवार में ठोक दिए, और घड़ी को बोले चल घड़ी चालू कर तेरा काम। तो घड़ी का पेंडुलम ने अब क्या चालू किया, इधर आ रहा है नीचे, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, अब ऑसिलेशंस कर रहा है वो। लेकिन पहली बार उसने ऑसिलेशन कहाँ से चालू किया, 90 डिग्री वाली पोजीशन से चालू किया, है ना। फर्स्ट टाइम तो वो कहाँ था, इनिशियल फेज क्या था, उसकी इनिशियल अवस्था, इनिशियल पोजीशन कहाँ थी, एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी इनिशियल पोजीशन थी, है ना। तो जब अब इससे हमें कंक्लूजन निकालते हैं कि इफ अ पार्टिकल starts from एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम हो या लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करता है तो फाई की वैल्यू हमेशा कितनी लेना, 90 डिग्री, या उसको रेडियन में गिने तो π/2 रेडियन। ठीक है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। अब जरूरी नहीं है पापा की और चाचा की घड़ी थी, पापा की घड़ी का फाई 0 था, चाचा की घड़ी का पाई 90 डिग्री था, π/2 रेडियन था। अब बड़े पापा भी घड़ी ला सकते हैं दुकान से, उनको हो सकता है उनकी घड़ी का एक्सट्रीम से भी चालू नहीं हो रही और मीन से भी चालू नहीं हो रही, फाई उसने 60 डिग्री बना के रखी होंगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम दो ही केसेस कंसीडर करते हैं, एक तो पापा की घड़ी जिसका फाई 0 है, या तो चाचा की घड़ी जिसका फाई 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये देखो, तो यहाँ फाई की वैल्यू, अगर पार्टिकल, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा इस इक्वेशन में, ये साइन थीटा को भी थोड़ा देर ओमेगा ही रहने देता। थीटा का मीनिंग समझ गए ना आप, थीटा और फाई में क्या डिफरेंस है, फाई का मतलब है इनिशियल उसने कितना एंगल बनाया था उसको फाई बोलते, और अभी कितना एंगल पर खड़ा है बॉब, अभी कितने एंगल बना के पोजीशन पर खड़ा है बॉब, उसको थीटा बोलते। मतलब अगर घड़ी का पेंडुलम अभी यहाँ है तो थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, और चलते